Hello, dear students. Welcome to another lecture for our channel Edu Navigator, your ultimate learning hub. This is the part 2 of the chapter 13 Introduction to Graphs for DVA Public School Class 8 Maths subject. In this part 2, we will be covering all the contents which were left, like construction of graphs, worksheet 2, brain teasers, and you must know. So let's move on to the next slide. Construction of graphs. So 13.4. Now in construction of graphs, we will be studying that while constructing a graph, we generally have values of one variable corresponding to different values of the other variable. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं. दो वेरिएबल्स यानी कि जैसे कि दो कोऑर्डिनेट्स है, एक तो एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस है ना. तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि ये कोऑर्डिनेट्स है, हमने पढ़ा था कि ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये हमारे एक्स भी वेरी करता है और वाई भी वेरी करता है. एक्स की वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती है और वाई की वैल्यू भी चेंज हो रहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल्स. तो हमारे पास जो है, क्योंकि वन वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द अदर वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल्स है और एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंगली, मतलब दूसरे वेरिएबल के हिसाब से वो चेंज होती रहती है. ठीक है. तो वेरिएबल कितने हैं? दो. एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं. इसमें जो एक्स है, ये जो एक्स है और ये जो वाई है, ये दोनों एक्स और वाई दोनों चेंज होते हैं. तो दोनों वेरिएबल तो जो है, वेरिएबल इसमें दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन एक की वैल्यू दूसरे पे डिपेंड होती है. ठीक है. दूसरे के हिसाब से चेंज होती है. द वेरिएबल whose values do not depend on the values of the other variable is called as independent variable. तो independent variable क्या होता है? independent variable वो होता है जिसकी वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती. वेरिएबल मतलब वेरी तो दोनों करते हैं, लेकिन इसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है. तो इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती. एंड द वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड on the values taken by the other variable is known as dependent variable. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों जो है वेरी करते हैं, एक्स और वाई. ठीक है. और इसमें लेकिन एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. इंडिपेंडेंट वो होता है जिसकी वैल्यू जो है दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती. डिपेंडेंट मतलब वो दूसरे पे निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है. तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पहले वेरिएबल पर डिपेंड करती है, उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दो चीज़ हमने इसमें सीखी, और वेरिएबल हमने चीज़ सीखी. वेरिएबल क्या चीज़ होती है? मतलब जो वेरी करता है. ठीक है. और टू वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज. जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज. अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हमारा बिल आएगा? हमारा बिल नहीं आएगा. ठीक है. अगर हम जो है थोड़ी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो हमारा बिल उस हिसाब से कम होगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो हमारा बिल उस हिसाब से ज़्यादा होगा. तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? हम चाहे कितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, है ना. भाई हमने 1 यूनिट यूज़ की, 2 यूनिट यूज़ की, 50 यूनिट, 100 यूनिट या यूज़ नहीं की, ये इंडिपेंडेंट है. मतलब ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है. और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, भाई जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे उतना ही हमारा बिल आएगा. तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया. तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट. और बिल जो है, बिल, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट. ठीक है. तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और बिल हमारा डिपेंडेंट हो गया. ठीक है जी. तो ये हमारा इस तरीके से हुआ.
इनका जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन दीज सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू द ग्राफ। इनका जो रिलेशनशिप है ग्राफ के थ्रू इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप हम ग्राफ के थ्रू शो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है हमको, व्हाट डज द नेक्स्ट स्लाइड से। तो इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें एग्जांपल में आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ में एग्जांपल नंबर 4 कहता है, तो हमें समझ में आ गया वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ ये कहता है हमें कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल ऑन 7 कंसेक्यूटिव डेज। ये जो टेबल है हमें, ये नीचे टेबल दे रखा है, ये जो हमें टेबल दे रखा है, ये टेबल शो करता है हमें, ये टेबल शो कर रहा है कि रेनफॉल ऑन डिफरेंट डेज में, डिफरेंट डेज में हमारे कितनी कितनी रेनफॉल, जैसे डे 1 में हमारे 12 सेंटीमीटर हुई, डे 2 में हमारी 14 सेंटीमीटर हुई, डे 3 में हमारी 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई। ठीक है, और 7 कंसेक्यूटिव डेज में, लगभग 7 कंसेक्यूटिव डेज में, मंथ ऑफ जुलाई के मंथ में, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ईयर में डे 4 में 18 हुई देता है हमको। तो हमको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, डेज। ठीक है, ये डेज इंडिपेंडेंट है क्योंकि डेज तो आते जा रहे हैं, और इस पर डिपेंड क्या कर रहा है, रेनफॉल। जैसे डे 1 पे 12 सेंटीमीटर रेन हुई, डे 2 में 14 सेंटीमीटर रेन हुई, डे 3 में 10 सेंटीमीटर रेन हुई। तो नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ डेज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रेनफॉल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम इसको चूज एक्स और वाई में प्लॉट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ डेज प्लॉट कर रखे हैं और वाई एक्सिस में रेनफॉल प्लॉट कर रखी है। ये देखो रेनफॉल, ठीक है, इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रखा ना आपको यूनिट, तो ये हमारी रेनफॉल किस में है, सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, रेनफॉल सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले डे 1 में हमारी कितनी रेनफॉल हुई थी, डे 1 में हमारी रेनफॉल हुई थी 12 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो डे 1 में हमारी जो रेनफॉल हुई थी दैट वाज 12 सेंटीमीटर। तो देखो डे 1 में, डे 1 का यहाँ पास हमारी वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे हमने 10 से 0 से लिया, ओरिजिन हमारा ये है, ओरिजिन एक्स जो एक्सिस है दैट इज इक्वल टू द एक्स एक्सिस में इक्वल टू द एक्स एक्सिस में हमारी आ रही है डेज, और वाई एक्सिस में हमारी आ रही है रेनफॉल। ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, हमारा ये प्लेन बन गया, ये पूरा प्लेन है। अब इस प्लेन में हमने जो है पॉइंट्स प्लॉट किए। पॉइंट कहाँ पे, कि डे 1 में 12 सेंटीमीटर, तो डे 1 से हमारी वर्टिकल लाइन गई और डे 12 सेंटीमीटर हुई है, तो 12 से हमने रेन इन सेंटीमीटर प्लॉट की, तो 0 से स्टार्ट की ओरिजिन से, फिर 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर करके हमने जो है रेनफॉल प्लॉट की। तो 12 सेंटीमीटर जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आई वाली, और डे 1 में वर्टिकल लाइन जो यहाँ पे दोनों पॉइंट मीट करेंगे दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, दैट इज डे 1 और 12 सेंटीमीटर। ऐसे डे 2 में कितने सेंटीमीटर रेन हुई थी, 14 सेंटीमीटर। अब 12 क्या, 13, 14, 14 से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन गई और यहाँ से हमारी वर्टिकल लाइन, इसमें हमारी जो है डे 2 में हमारा जो है 14 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई। ऐसे ही डे 3 में हमारे कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो डे 3 हमारा ये हो गया डे 3, और यहाँ पर 10 से स्टार्ट हो, मिनिमम रेनफॉल हमारे 10 सेंटीमीटर, तब हमने 10 से स्टार्ट किया है इसका ग्राफ। ठीक है, तो डे 3 में हमारी 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई, डे 3 में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका डे 4 में 18 सेंटीमीटर। तो डे 4 देखो, डे 4 है और मैक्सिमम कितनी है, 18 है, तो हमारा एग्जाम 18 मैक्सिमम तक है, तो डे 4 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये हमने ग्राफ प्लॉट किया। ऐसे ही डे 5, डे 6 और डे 7, डे 6 में जो है, डे 6 में कितनी हुई थी, 16, या 16 पे प्लॉट कर दिया, 6, 16। और डे 7 में हुई थी 7, 15, 7 डे 7 है और 15 इसकी सेंटीमीटर रेनफॉल है। तो हमने इस तरह से हमारा ये जो है, ये हमारा पूरा जो है लाइन ग्राफ इस तरह से बन गया है। देख रहे हैं लाइन ग्राफ, ये पूरा डिफरेंट ये लाइन ग्राफ। ठीक है, तो हमने इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये ग्राफ पेपर है, इस पे 1 डे इज इक्वल टू 2 बिग डिविजन। 1 डे देखो, एक ये डिवीजन हुई, ये एक फर्स्ट डिवीजन है और ये सेकंड डिवीजन है, तो पूरा 1 डे 2 बिग डिविजन के बराबर हुआ। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, इसमें एक बिग डिवीजन है, तो ये किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर का। 10 के बाद सीधा 11 आ रहा है। ठीक है, तो एक डिवीजन में 1 सेंटीमीटर के बराबर। इस तरह से हमको ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है जी, आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो
तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल 5 हमें ये कह रहा है, एग्जाम्पल 5 ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड इट्स साइड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन एस इंटू एस। एरिया ऑफ स्क्वायर का पता ही है, एस स्क्वायर होता है एस इंटू एस। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, तो एरिया है ना साइड इंटू साइड। तो ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस रिलेशन। अब इस रिलेशन के लिए हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हमको दे रखा है अगर साइड 1 है तो एरिया कितना होगा एस इंटू एस, यानी 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अगर साइड 2 है तो एरिया क्या होगा एस इंटू एस, यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर साइड 3 है एरिया क्या होगा एस इंटू एस, यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9। अगर साइड 4 है तो एरिया क्या होगा एस इंटू एस, यानी 4 इंटू 4, यानी साइड इंटू साइड स्क्वायर का। दिस इज फॉर स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर। जो साइड का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला ये होता है ना स्क्वायर के, साइड स्क्वायर। तो 4 अगर साइड है तो 4 इंटू 4 दैट इज 16, ये इसका एरिया का वो हो गया। ठीक है, अगर साइड 5 है तो एरिया क्या हो गया 5 इंटू 5, यानी साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर 25। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ऐसे 6 का 36 हो गया और 7 का 49 हो गया। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या, साइड तो कोई भी वैल्यू ले सकती है, तो साइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और साइड के हिसाब से क्या डिपेंड कर रहा है, एरिया। एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, साइड। अगर साइड 5 है तो 25, साइड 4 है 16। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, तो एस साइड इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एरिया है। तो हमने साइड ले ली एक्स एक्सिस में, एरिया ले लिया वाई एक्सिस में। तो इसमें जो है सबसे छोटा एरिया कितना है 1 है, सबसे छोटा एरिया 1 है। और सबसे बड़ा एरिया जो है 49 है ना। और सबसे स्मॉल साइड 1 है, तो हमने 1 से शुरू कर दी। और सबसे बिग साइड जो है हमने 7 या 10 तक ले लिया। तो हमने जो है इसमें जो है इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, वैसे भी प्लॉट कर सकते हैं। वैसे तो बड़ा बढ़ जाएगा, तो हमने 1 और 1, जब साइड इसकी 1 है तो इसका जो है ये पॉइंट जो है 1 है, 1 2 3 4, ये पॉइंट 4 है। सेकंड पॉइंट 8 है, इसका 16 है, फिर 20 है। हर एक डिवीजन में 4 4 जो है 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, हर एक डिवीजन में 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 1 डिवीजन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 4 यूनिट एरिया, है ना। और 1 यूनिट ऑफ इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन। अब इसमें साइड अगर 1 है तो एक डिवीजन के बाद 1 के बाद 2 आ गया, 1 डिवीजन में 3 आ गया। तो इस तरह से हमने ग्राफ में नोटेशन कर दिया। तो जब इसका साइड 1 था तो इसका एरिया 1 है, तो 1 जो है एक डिवीजन में 1 एक पॉइंट पे आएगा, तो ये 1 हो गया। उसका जब साइड इसकी 2 थी तो इसका एरिया कितना था 4। तो जब इसकी साइड 2 थी तो एरिया था 4। तो यहाँ पे हमने 4 और 2 का पॉइंट का जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे मीट हो गया, यहाँ पे वर्टिकल और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। और जब इसकी साइड 3 थी तो एरिया था इसका 9। तो 8 के ऊपर एक पॉइंट जो है ऊपर गया, दैट इज 9। तो यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब इसका पॉइंट, जब इसका जो है साइड 4 था, इसका एरिया कितना था 4 इंटू 4 दैट इज 16। 4 था तो इसका एरिया था 16। तो 4 इंटू 4 16 पे ये पॉइंट मीट हो गया। जब इसका साइड 5 था, इसका एरिया कितना था 25। तो साइड 5 हो गया और एरिया इसका 24 के एक ऊपर 25, ये पॉइंट हमारा मीट हो गया साइड 5। और जब साइड 6 था तो 6 इंटू 6 36। तो साइड 6 हो गया, साइड यहाँ पे साइड 6 हो गया। और 32 के बाद अगला एक डिवीजन जो है पूरा 4 का, तो 36, यहाँ पे पॉइंट मीट हो गया। अब साइड 7 है तो 7 इंटू 7 49। तो साइड 7 है और ये 44 का 48, 48 के एक ऊपर डिवीजन 49। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मीट हो गया। 7 तक है, तो 7 तक काफ़ी था, जबकि हमने इसमें 10 तक कर दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे आर गिवन बिलो। जो हार्ट रेट है, किसी का हार्ट बीट है, हार्ट रेट जो है किसी भी आदमी का जो सफ़र कर रहा है हार्ट प्रॉब्लम से, डिफरेंट डेज के टाइम में वो दे रखा है नीचे। तो इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे कि हमने देखा कि इसका जो हार्ट रेट 6 बजे था 80, 8 बजे 2 घंटे बाद 8 बजे था 76 76, 2 घंटे बाद 10 बजे था 84, 2 घंटे बाद 12 बजे था 88, 2 घंटे बाद 14 बजे था, मतलब दिन के 2 बजे 90, और शाम के 4 बजे यानी 4 बजे 12 + 4 16, यानी 4 बजे था 72। तो हम इसको ग्राफ हमको प्लॉट करना है। तो हमने जो एक्स एक्सिस है, पहले तो हमको सबसे पहले ओरिजिन बनाना होता है। ओरिजिन जहाँ से जो हमारे एक्सिस शुरू होते हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया,
और वाई एक्सिस ये हो गया। ठीक है, ओरिजिन में कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, है ना, टाइम के हो, टाइम के भी या हार्ट रेट किसी भी इसके ओरिजिन में। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट एक्स एक्सिस में टाइम लगाया, तो टाइम यहाँ पे 0 0 है। तो कितने बजे से 6 हुआ, 5 6 बजे से, और 2 2 घंटे बाद। तो हमने एक डिवीजन जो है, वन बिग डिवीजन 2 यूनिट्स ऑफ हार्ट रेट ले लिया। ठीक है, सॉरी, वन बिग डिवीजन 1 आवर ले लिया, है ना। तो 1 आवर इज इक्वल टू वन बिग डिवीजन। 5 बजे यहाँ पे आ गया, 5 बजे शुरू किया, 5 बजे के बाद फिर 6 बजे, 6 बजे के बाद फिर 7 बजे, 7 बजे के बाद फिर 8 बजे, 7 बजे की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 तो है, 6 बजे के बाद फिर 8 बजे, 8 बजे के बाद फिर 10 बजे, फिर 10 बजे के बाद, सॉरी, 8 बजे के बाद फिर 10 बजे, और 10 बजे के बाद फिर 12 बजे, है ना। 6 8 10 और फिर 12, फिर 13 हटा दिया, फिर 14 15 हटा दिया, फिर 16 17 हटा दिया, फिर 18 की जरूरत नहीं, 16 तक ही है। ठीक है, तो इसमें हमने एक डिवीजन को, एक बिग डिवीजन को 1 आवर ले लिया, है ना। एक्सेस हमको चाहिए 6, ये सब चाहिए, है ना, देना चाहिए। हमने 6 बजे इसकी हार्ट रेट लगानी है। मिनिमम हार्ट रेट कितनी है, 72, और मैक्सिमम कितनी है, 88। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि 2 यूनिट्स ऑफ हार्ट रेट जो है वन बिग डिवीजन, 70 से 72, 70 से लिख लिया हमने। ठीक है, 70 से 72 में एक बिग डिवीजन करता है, 74, फिर 76, 78, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 90 तक, 90 तक हम ले लिया। ठीक है, तो इस तरह हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस में हार्ट रेट कर दिया, एक्स एक्सिस पे टाइम कर दिया। आपको समझ में आ गया क्या कहते हैं टाइम, और ये कैसे लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे बनाया है। अब हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने देखा अभी स्टार्टिंग कितने बजे, 6 बजे था, तो 6 बजे की लाइन है, 6 बजे हमने देखा उसकी हार्ट रेट कितनी थी, 6 बजे 80। अब देखो 72 74 80 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा ये पहला पॉइंट मिल गया, 6 बजे और 80 हार्ट रेट थी। अब दूसरा कितना टाइम था, 8 बजे, अभी 7 बजे तो बची नहीं, 8 बजे 2 घंटे बाद 8 बजे, और उसकी रेट कितनी थी, 76। तो हर एक डिवीजन 2 2 के बराबर है, 76। तो यहाँ पे पॉइंट तो 8 बजे 76, तो हमने इन दोनों लाइन को मीट कर दिया। ठीक है, फिर इसका 10 बजे, 10 बजे इसकी, 10 बजे थी, 10 बजे का टाइम था, 10 बजे इसकी हार्ट रेट कितनी थी, 84। तो 10 बजे के बाद 80 82 84, ये दोनों पॉइंट यहाँ मीट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट आ गया तीसरा, हमने इस पॉइंट को यहाँ से इसको जोड़ दिया। ऐसे फिर 12 बजे कितनी थी, 88। तो 12 बजे का पॉइंट ये लाइन ये है, 12 बजे ये है, और 88 ये है ना। ये पॉइंट मीट आके हमने इसको भी यहाँ से इसको जोड़ दिया। फिर इसके बाद 14 बजे कितनी थी, 90। तो 4 बजे मतलब 13 के अंदर 14 बजे, 14 बजे से फिर लाइन थी ऊपर, और उसकी हार्ट रेट थी 90 की, लाइन यहाँ पे आई और दोनों यहाँ पे करके बीट कर गई, तो हमने ये लाइन भी जोड़ दिया। तो 14 बजे थी 90। इसके बाद 16 बजे थी 72। तो 16 बजे 15 को 17 को 15 को छोड़ दिया, और 16 की फिर लाइन ऊपर गई, और 72 है इसकी, है ना, 72 से फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। हमने इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया, तो हमारा ये ग्राफ जो इस प्रकार से ऐसे करके ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है लाइन चार्ट ऐसे ग्राफ बन गया। ठीक है, तो हमने ये भी कंस्ट्रक्ट कर दिया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो जो अगला एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है, द नंबर ऑफ शू पैर्स सोल्ड फ्रॉम एन आउटलेट ऑफ ए कंपनी इन ए पर्टिकुलर वीक आर गिवन बिलो। मतलब जो नंबर ऑफ शू पैर्स, मतलब जूतों की जोड़ी जो है, जो सेल की, कंपनी आउटलेट नहीं होता, कंपनी आउटलेट जहाँ पे आपका जो है थोक में सेल लगती है, किसी पर्टिकुलर वीक में वो नीचे दे रखी है। तो वीक पे नंबर ऑफ डेज होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज में दिखा रहा है कि पहले दिन जो है नंबर ऑफ 20 जोड़ी जूते सेल करती है, दूसरे दिन जो है 24 जूते, ऐसे पूरे 7 दिन में ये उन्होंने अलग अलग डे में कितने कितने जोड़ी जूते सेल किए दे रखे हैं। तो इसके लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड एक्स एक्सिस ओरिजिन, वही सबसे पहले ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, तो यहाँ पे डेज भी 0 से शुरू होंगे और नंबर ऑफ शूट सोल्ड भी 0 से शुरू होंगे। तो हम एक्स एक्सिस पे हमने डेज प्लॉट कर दिए, और वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज सोल्ड वो प्लॉट कर दिए। उल्टा भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में हम पेयर ऑफ शूज सोल्ड भी कर सकते हैं, और वाई एक्सिस में डेज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें ग्राफ में ऐसे ही प्लॉट किए जो आपके एग्जाम्पल में बुक में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि जो एक्स एक्सिस में प्लॉट है, 1 डे इज इक्वल टू 2 बिग डिवीजन, यानी एक बिग डिवीजन ये हुआ,
और दूसरा डिवीजन ये हुआ। तो ये जो दो बिग डिवीजन है ये एक दिन के बराबर है। फिर से ये दो डिवीजन जो है बिग डिवीजन जो है एक दिन के बराबर है। तो इसमें हमने इतना गैप छोड़ा है जो ग्राफ पेपर में हमने ये माना है। और जो वाई यूनिट है 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, एक डिवीजन में 2 यूनिट मानी हुई थी, यानी 10 जोड़ी जूते जो हमने सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी थी इसमें भाई 1 डे से स्टार्ट हो रहा है, 1 डे से तो 1 स्टार्ट हो रही है, 0 के बाद 1 से सीधा आएगा। और सबसे छोटी यूनिट थी इसमें 12, तो 12 की हमने एक पहले 10 से शुरू किया, तो 10 और मैक्सिमम यूनिट कितनी है 22, सॉरी 24, ठीक है। तो 12 से 24 जो है हमको जाना है पूरे ग्राफ पेपर में। तो हमने ये मान लिया कि जो एक 2 यूनिट है एक डिवीजन के बराबर है, यानी एक डिवीजन में 2 यूनिट बिक्री है। तो हमने 10 से शुरू कर दिया, तो एक डिवीजन में 10 के बाद 12 जोड़ी जूते जुड़े, 12 के बाद फिर 14, एक डिवीजन फिर 14 के बाद फिर 16, 16 के बाद फिर 18। हमको ये जो डिविजन्स है, ये जो स्केल है, वो अपने ग्राफ पेपर और सारा डाटा 1 से लेकर 7 डेज और 20 से लेकर मिनिमम कितना था 12 से लेकर 24, ये सारा आ जाए उस हिसाब से हम ये जो स्केल है, ये जो स्केल है ये हम जो है इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो हमने ये सेट कर दिया कि हमारा जो है वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स जो है 2 यूनिट जो सेल है 10 से 12 जोड़ी जूते जुड़े एक बिग डिवीजन के बराबर है। अब इसको हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो डे 1 में कितने जोड़ी जूते कितने सेल हुए 20 पेयर्स ऑफ शूज सोल्ड हुए। तो डे 1 की लाइन ये गई, हमने 10 से शुरू करता, हर एक बिग डिवीजन में 2-2 जोड़े जूते चलते गए, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और मैक्सिमम 24। तो हमारा पूरे ग्राफ पेपर में आ गया मैक्सिमम 24 है, मिनिमम 12 है। हमने एक पहले 12 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमने 10 से स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही 2 डिवीजन, क्योंकि इसमें केवल 7 थे तो हमने 2 डिवीजन एक डे के बराबर ले लिया, थोड़ा बड़ा चौड़ा कर दिया इसको। तो 1 से स्टार्ट हुआ और ये 20 में दोनों की लाइन जहाँ पर इंटरेस्ट किया ये पॉइंट में पहला मिल गया। अब इसका डे 2 में 24, ये डे 2 की लाइन ये है और 20 से 22 और फिर 24 की लाइन ये, तो ये पॉइंट हमें 22 और 24 का मिल गया। हमने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया, ठीक है। फिर इसके बाद डे 3 में 18 पेयर ऑफ शूज सोल्ड हुए, तो डे 3 का ये लाइन है और 18 पेयर ऑफ शूज की लाइन ये है और डे 3 की लाइन ये है। तो हमें तीसरा पॉइंट मिल गया, ऐसे पहला और दूसरा मिला था, हमने इसको जोड़ा था, हमने इस पॉइंट को भी जोड़ दिया, ठीक है। अब डे 4 में है 16, और डे 4 ये है, डे 4 की लाइन ये है और 16 पेयर ऑफ शूज़ की लाइन ये है। तो हमने ये पॉइंट जोड़ दिया, ये पॉइंट हमको मिला, इसको हमने पिछले पॉइंट से जोड़ दिया। फिर डे 5 इज इक्वल टू 17, तो डे 5 की लाइन ये है और 17 की लाइन 16 और 18 के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट में, तो ये 17 आ गई। तो हमें ये पॉइंट मिला, हमने इस पॉइंट को यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। और डे 6 में 22, ये डे 6 की लाइन ये गई और यहाँ पर 22 और 24 में 22 की लाइन है, 22 को जोड़ दिया डे 6 से, हमें ये पॉइंट मिला, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में जोड़ दिया। तो और डे 7 में जो है 12 है, ठीक है। तो डे 7 में 7 की पॉइंट लाइन ये है और 12 की जो पॉइंट है ये लाइन आ रही है, तो हमने हमको ये पॉइंट जोड़ दिया। तो हमें क्या मिला, तो डिफरेंट डेज में जो हमारे पेयर्स ऑफ शूज़ जो वेरी कर रहे हैं सोल्ड, मतलब पहले दिन जो है 20, फिर दूसरे दिन 24, फिर तीसरे दिन 18, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। डेज तो चल रहे हैं अपने आप और जो नंबर ऑफ जूते हैं वो डिपेंड कर रहा है डेज पे। पहले जो वेरी कर रहा है ना, पहले दिन में 20 जोड़ी जूते बिके, दूसरे दिन में 24 बिक गए, तीसरे दिन में 18, फिर सबसे मैक्सिमम जो है कौन से डे में बिके थे, सेकेंड डे में, है ना। फिर इसके बाद कम होते गए, तीसरे दिन में और कम हो गया, 18 से 16 हो गए, फिर बढ़ने लगे 17, फिर 22 हो गए और फिर बिल्कुल सबसे एक मिनिमम पे आ गए। तो हमने ये देखा कि वेरी कर रहे हैं नंबर ऑफ शूज़ जो है डेज के हिसाब से बिक रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। ओके, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि अर्जुन कैन ड्राइव ए कार कंटिन्यूसली एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अर्जुन जो है कार को कंटिन्यूसली ड्राइव कर सकता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ड्रॉ द टाइम डिस्टेंस ग्राफ, तो हमें टाइम और डिस्टेंस ग्राफ को ड्रॉ करना है फॉर दिस सिचुएशन। और इसमें जो पार्ट 1 है, द टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कवर 160 किलोमीटर, कितना टाइम उसको 160 किलोमीटर कवर करने में लगता है, और दूसरा कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन 2.5 आवर्स में, 2.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हमें ये पहला और दूसरा पॉइंट निकालना है। तो हमें पता है कि 40 किलोमीटर वो 1 घंटे में पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर वो स्पीड है उसकी पर आवर, यानी 40 किलोमीटर वो चलता है 1 घंटे में। स्पीड इज इक्वल टू फार्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड है 40 किलोमीटर
पर आवर, यानी 40 किलोमीटर वो एक आवर में चलता है। पर आवर मतलब एक आवर में, पर आवर डिवाइडेड बाई आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, यानी 40 प्लस 40, यानी 40 इंटू टू, रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू रिपीटेड एडिशन, यानी 40 इंटू टू, है ना। 3 घंटे में कितना चलेगा, 40 इंटू 3, और 4 घंटे में चलेगा 40 इंटू 4, दैट इज 160 किलोमीटर्स, है ना। तो हमको पहले क्वेश्चन में निकालना है कि टाइम टेकन बाय अर्जेंट टू कवर 160 किलोमीटर्स। तो 160 किलोमीटर्स को चलने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो टाइम, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, 3 घंटे में 120 किलोमीटर, और 4 घंटे में 160 किलोमीटर। तो हम जो है इसमें टाइम टाइम निकालना है, तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है टाइम का और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो हमें तो हमें तो हमें इसमें करना क्या है, ड्रॉ टाइम डिस्टेंस ग्राफ। हमें टाइम और डिस्टेंस ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन मतलब जहाँ पे टाइम और डिस्टेंस जीरो हो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो टाइम जीरो डिस्टेंस, जीरो जीरो, ठीक है। इसके एक्स एक्सिस में हमने टाइम ड्रॉ कर दिया और वाई एक्सिस में डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई, और ये एक प्लेन बन गया, एक्स और वाई का प्लेन, इसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमें ड्रॉ करना है टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। अब हमने डिस्टेंस नीचे भी ले सकते थे, टाइम ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन हमारी बुक में टाइम नीचे लिख रहा है, डिस्टेंस ऊपर लिख रहा है, तो ग्राफ उस तरह से ही बनता, उसमें कोई और चेंज नहीं आता। प्लॉटिंग ऐसी ही होती ग्राफ की, जैसे भी हो रखी है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, तो हमने जो है इसमें ये हमने टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर दिया। एक्स एक्सिस में हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस में डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो पहले घंटे में उसने 40 किलोमीटर भागा, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम, है ना। टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है। डिस्टेंस जो है टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ रहा है वो। तो एक्स एक्सिस में टाइम है, तो इसमें जो है एक्स एक्सिस में हमने जो हमको 160 किलोमीटर तक निकालना है, कितने घंटे में ट्रैवल किए। तो हमने देख लिया कि 4 घंटे में उसने 160 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए। तो एक्स एक्सिस में जो हमारा टाइम है 160 किलोमीटर 4 घंटे तक होना चाहिए। तो हमने वन बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 आवर मान लिया। तो 1 घंटे का एक बिग डिवीजन है और दूसरे घंटे दूसरा डिवीजन, तीसरे घंटे का तीसरे, तो हमको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने ड्रॉ कर दिया, इससे हमको कोई इशू नहीं है। ऐसे ही जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने देख लिया कि हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 160 किलोमीटर। अब 2.5 घंटे में जो है वो 4 घंटे से कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। अगले हमको डिस्टेंस निकालना है 2.5 घंटे का, तो इसका मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 160। तो हमारा मैक्सिमम जो वाई की वैल्यू 160 हो गई, है ना। और मिनिमम ओरिजिन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ऐसे सेलेक्ट करना है कि पूरे ग्राफ में हमारा वाई एक्सिस में पूरा 160 तक आ जाए। तो हमने सेलेक्ट किया कि 20 किलोमीटर जो है वन बिग डिवीजन है। वन बिग डिवीजन 20 किलोमीटर का, दूसरा बिग डिवीजन 40 का हो गया, तीसरा बिग डिवीजन 60 का हो गया, और चौथा बिग डिवीजन 80 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो है 20 किलोमीटर हो गया। तो ये जो दूसरा डिवीजन है 20 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और तीसरा प्लस 20 किलोमीटर 60 डिवीजन, 60 किलोमीटर, है ना। ऐसे जो है जितने डिवीजन जो है टोटल बन गए 160 किलोमीटर तक, यहाँ तक बन गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से हमने ये डिवीजन वाला स्केल, स्केल की सेटिंग ऐसे होती है। स्केल की सेटिंग के लिए हमको सबसे बड़ी वैल्यू देखनी पड़ती है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 160 किलोमीटर। अब इसका सबसे छोटी वैल्यू हमारी तो ओरिजिन जीरो जीरो से स्टार्ट है, उस हिसाब से हम जो है प्लॉटिंग या स्केलिंग ऐसे करते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज आ जाए। अब इसको प्लॉट करेंगे तो हमने देखा 1 घंटे में 40 किलोमीटर भागा है। जब टाइम 1 किलोमीटर 1 आवर है और डिस्टेंस कितना है 20, और सेकंड बिग डिवीजन यानी 40 किलोमीटर। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ये हमारा पहला पॉइंट, पहले घंटे में 40 किलोमीटर। अब दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर, और दूसरे घंटे की लाइन ये है, 80 किलोमीटर की लाइन ये है। जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन का होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ दिया, तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर आ गया। अच्छा, अब 3 घंटे में 120 किलोमीटर, तो तीसरे घंटे की लाइन ये है और 120 किलोमीटर की लाइन ये है, तो दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 3 घंटे में 120 किलोमीटर, हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया। और चौथे घंटे में 160 किलोमीटर, यानी फोर्थ आवर जो है ये है, और 160 किलोमीटर ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हमने इस पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दिया और ये हमारे को पॉइंट मिल गया। तो हमारा ग्राफ जो है इस प्रकार का बन गया, ये ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट जो कवर कर दिया, टाइम टेकन बाय अर्जुन टू कवर 160 किलोमीटर इज 4 आवर्स, ठीक है। तो हमने इस तरीके से ये पहला पार्ट पूरा कर लिया।
और जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अर्जुन इन 2.5 आवर्स। तो हमने देखा था 2 घंटे में तो जो है उसने 80 किलोमीटर भागे, ठीक है। 1 घंटे में वो कितना भाग रहा है, वो 40 किलोमीटर। तो हाफ आवर में कितना भागेगा, 40 का आधा, है ना। अगर 40 किलोमीटर पर घंटे में भाग रहा है तो हाफ आवर में 40 का आधा भागेगा, यानी 20 किलोमीटर चलेगा। अब 2 घंटे में तो 80 किलोमीटर चला, तो 2 आवर प्लस हाफ आवर, 2.5 आवर हो गया ना। तो 2 आवर में 80 किलोमीटर और हाफ आवर में प्लस 20 किलोमीटर, यानी कितना हो गया, 180 प्लस 20 इजिकल टू 100 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी 2.5 आवर्स में वो 100 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करना है, तो 2 और 3 के बीच में जो मिडिल लाइन है वो 2.5 आवर्स की है, 2.5 आवर्स, ये देखो, है ना। ये लाइन गई ऊपर, और 180 और 120 के बीच में जो बीच का है डिवीजन वो 100 किलोमीटर का है, ठीक है। 100 किलोमीटर का हर 20 में 120, हर 20 किलोमीटर में 1 डिवीजन, तो 100 किलोमीटर, ये लाइन यहाँ आ गई। तो यहाँ पे जो पॉइंट एक्सेप्ट करे ये पॉइंट 2.5 और 100 का होगा, ठीक है। ये असली में 2 नहीं है, 2.5 है, 2 का ये पॉइंट है ना। ये 2.5 आवर और 100 किलोमीटर का पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, तो हमें ये पॉइंट पता है, इस तरह से हमने ये वाला पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 160 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर। तो 0 से 0 कटा, 4 4 ज़ा 16, तो 4 आवर्स लगे हमको 160 किलोमीटर ट्रैवल करने में, ठीक है। तो हमने पहला क्वेश्चन ऐसे कर दिया, तो फिर प्लॉट कर दिया, 1 आवर में 40, 2 आवर में 80, 3 आवर में, और ग्राफ बना दिया। और अगर हमको सेकंड पार्ट करना है 2.5 आवर में, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई, तो टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, सॉरी। तो इसमें जो है सेकेंड पार्ट में को डिस्टेंस निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये टाइम यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाके इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड कितनी है, 40 इंटू टाइम कितना है, 2.5 आवर, यानी 5/2 आवर्स, है ना। 2 इंटू 2 4, 5/2 आवर्स, है ना। 2 इंटू 2 4 प्लस 1, 5/2 आवर्स। तो 2 इंटू 2 4, 20 इंटू 5, यानी 100 किलोमीटर, यानी 2.5 में कितना भागेगा, 100 किलोमीटर। तो इसको हमने यहाँ से प्लॉट कर दिया ऐसे, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चले अब अगली साइड की तरफ चले, अगली साइड की तरफ चलते हैं। अब वर्कशीट नंबर 2 हमको सॉल्व करनी है, वर्कशीट 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, पहले जो क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर ऑफ एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। यानी कि 12 बजे जो है, 12 बजे के टाइम का अलग अलग दिन का 7 सक्सेसिव डेज का, यानी एक वीक के 7 सक्सेसिव डेज का टेम्परेचर बताता है दिल्ली में कितना है। जैसे कि जो डे 1 है, 12 बजे टेम्परेचर था 14 डिग्री सेंटीग्रेड। डे 2 में जो 12 बजे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड। डे 3 में जो टेम्परेचर था 12 बजे वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डे, और डिपेंडेंट वेरिएबल का टेम्परेचर। हर दिन में टेम्परेचर अलग अलग जा रहा है दिन के हिसाब से, है ना। तो इसको हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमने जो है एक्स एक्सिस में ले लिया डेज, है ना, ये डेज आपको दिख रहा है ग्राफ में, और वाई एक्सिस में ले लिया टेम्परेचर, ठीक है। और स्केल हमने वैसे प्लॉट कर दिया। इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, देखो, मैक्सिमम टेम्परेचर 20, है ना। तो हम मान लेंगे कि एक डिवीजन जो है, एक डिवीजन जो है 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो टोटल कितने डिवीजन लग जाएंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 10 डिवीजन लगेंगे, है ना। 20/2 10 डिवीजन लगेंगे ना, तो 10 डिवीजन हमारे आ जाएंगे। या हमने 5 10 15 20 करके ले रखा है यहाँ पे। ऐसे ही हर एक डिवीजन जो है 1 डे के बराबर है, तो अगला डिवीजन फिर 7 डिवीजन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 10 डिवीजन आ गए और यहाँ पे 7 डिवीजन आ गए, ठीक है। ऐसे कर लेंगे हम,
देखो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ इसमें। जैसे कि क्लियर करते हैं, जैसे कि ये हमारा ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस में क्या हो गया, डेज, और वाई एक्सिस में हो गया टेम्परेचर। कितने बजे का, 12 नून का। ठीक है, अब एक डिवीजन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो पहले डिवीजन कितना, 2 का हो गया। पहले डिवीजन किसमें क्या हो गया, मिनिमम हमारा 20 मैक्सिमम जा रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम जा रहा है, तो इसमें 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया, और ये 20 हो गया। तो टोटल कितने हैं, एक डिवीजन 2 का है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बन गए ना पूरे। तो हमारे 10 प्लॉट हो गए, तो हमारे इतना बड़ा ग्राफ है। और डेज में 1 डिवीजन 1 डे के बराबर है। ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये फोर्थ डे हो गया, ये फिफ्थ डे हो गया, ये सिक्स्थ डे हो गया, और ये सेवन्थ डे हो गया। ठीक है, 7 डे हो गया। अब देखें, जो पहला डे में हमारा टेम्परेचर था 14 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहला डे ये है और 14 डिग्री सेंटीग्रेड ये है। तो ये हमारा जो है इंटरसेक्शन, ये हमने वर्टिकल लाइन खींची है, तो हमारा पहला पॉइंट बन गया। ठीक है, किसका, 1 और 14 का। ठीक है, 1 और 14 का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब दूसरे दिन में क्या था, दूसरे दिन में था हमारा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डे 2 की हमने वर्टिकल लाइन खींच दी, ये डू की, और हमारा था 16 ना, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दूसरा पॉइंट आ गया जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करें। भाई सेकंड डे की लाइन ये है, ये डेज में सेकंड डे है ना, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन ही है। देखो इसके ऊपर जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर जाएगा 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन ही है, और सेकंड डे की लाइन ही है। इसके आगे जाएंगे थर्ड डे आएगा, इसके पहले जाएंगे फर्स्ट डे आ जाएगा, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सेकंड डे और 18 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, यानी कि फर्स्ट डे से सेकंड डे में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ये हमको ग्राफ ये शो कर रहा है। अब थर्ड डे में कितना है, थर्ड डे में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थर्ड डे में, थर्ड डे की लाइन ये है और 16 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन ये है। ठीक है, और थर्ड डे की लाइन ये है, तो थर्ड डे में टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है ना। ये लाइन ऐसे शो कर दी भाई, फर्स्ट डे सेकंड डे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, थर्ड डे में साइड डिक्रीज हुआ है, थर्ड डे और 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब फोर्थ डे में क्या हुआ, फोर्थ डे में 13 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फोर्थ डे, ये फोर्थ डे हो गया। ठीक है, और 13 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 12 और 14 के बीच क्या है 13, ये हो गया, ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड में ये आ गई, ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ पे आ गई। तो फोर्थ डे में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, फोर्थ और 13। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ डे में क्या है, फिफ्थ डे में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिफ्थ डे का लाइन ये है, फिफ्थ डे की लाइन ये है, और 19 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन 18 के और 20 के बीच में 19 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिफ्थ डे का पॉइंट हमें कहीं यहाँ पॉइंट मिला है, इट इज, क्योंकि फिफ्थ डे ये है, इसके आगे सिक्स डे, अगर फोर्थ डे और 19 जो है इसकी लाइन है, तो फिफ्थ डे और 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसमें जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब फिफ्थ डे में, फोर्थ और फिफ्थ डे में टेम्परेचर जो है राइज हुआ है। ठीक है, अब सिक्स्थ डे में टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिक्स्थ डे की तरफ चलते हैं। ये सिक्स्थ डे है और टेम्परेचर तो और राइज हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर राइज हो गया, और ये हो गया हमारा सिक्स्थ डे, है ना। तो ये हमें पॉइंट मिला, तो हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी, सिक्स्थ डे में 20 डिग्री। और सेवन्थ डे में कितना है जी, सेवन्थ डे में है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर चलते हैं सेवन्थ डे में, ये है सेवन्थ डे और 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 और 18 के बीच में, ये हो गया 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सेवन्थ डे में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हमें फिर से ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया, सेवन्थ डे में 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ये देखो ये पूरा हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ पूरा हमारा प्लॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो गया है। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो गया है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया इसमें।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 2 का। द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन ए बाइक एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल जो है फॉलोइंग टेबल में दे रखी है। अब देखो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई, पेट्रोल तो जितना मर्जी भरा लो, ये इंडिपेंडेंट है। और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जितना पेट्रोल भराओगे उतनी इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, कोई पेट्रोल मिलेगा कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, है ना। तो इसमें ये जो है दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं 5 लीटर पेट्रोल बुलाया तो उसकी कॉस्ट है 250, और 8 लीटर पेट्रोल बनाया तो कॉस्ट है 400, 10 लीटर पेट्रोल बनाया तो कॉस्ट है 500, और 15 लीटर पेट्रोल बनाया तो कॉस्ट है 750। तो हम उनको इसका भी जो है अब ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखें अभी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 750। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू है 250। तो 250 और 750 के बीच में हमको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम पेट्रोल है 5 लीटर है और मैक्सिमम पेट्रोल है 15 लीटर। तो 5 और 15 मतलब 5 और 15 लीटर के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो चले फिर सबसे पहले हमने ओरिजिन देखा, ओरिजिन हमारा ये है और ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस में हमने लिख दिया है पेट्रोल इन लीटर्स, है ना, लीटर्स मतलब जितना भी मैंने पेट्रोल भराया। और वाई एक्सिस में लिख दिया हमने कॉस्ट, जो पेट्रोल की कॉस्ट है। तो वाई एक्सिस वाला जो हमारा जो भी हमारा जो वेरिएबल है ये डिपेंडेंट है रुपीज़ में। ठीक है, और ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है, दोनों वेरी करते हैं, दोनों वेरिएबल है। ये हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो 0 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पेट्रोल भी लीटर में 0 है और कॉस्ट भी 0 है, क्योंकि पेट्रोल 0 है तो कॉस्ट भी 0 होगा। जैसे जैसे पेट्रोल की वैल्यू बढ़ती जाएगी लीटर में वैसे वैसे कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमको डिवीजन करना है 5 और 15 के बीच में, है ना, लीटर्स ऑफ पेट्रोल 5 और 15 के बीच में। तो हमने मान लिया कि एक डिवीजन जो है स्टार्ट करते हैं 5 से, क्योंकि मिनिमम 5 है। तो मान लीजिए एक डिवीजन हमने जो है ये जो एक बड़ा डिवीजन है इसको हमने कर दिया 2 लीटर्स का, 1 लीटर का कर दिया, 1 लीटर का। तो कितने डिवीजन आ जाएंगे, 5 से 15 तक 10 डिवीजन आएगा। 5 क्या 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 और 15। तो देखो कितने डिवीजन हो गए, हर एक डिवीजन में 1 लीटर है। तो 5 से 15 तक जाने में 1 2 3 4 5 6 7, इसको ऐसे करते हैं। देखो एक, सॉरी, तो 5 से 15 तक में कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स हो गए ना। तो 10 पॉइंट्स आ गए इसमें, मतलब 5 से 15 तक लेना क्योंकि मैक्सिमम 5 है। ऐसे ही जो है हमें जो है इसको लाना है 250 से 750 तक। तो मिनिमम हमारा कितना है 250 कॉस्ट जो है। अब इसको भी हमको मैक्सिमम 10 के अंदर रखना है, जैसे कि हमारे पूरे ग्राफ में आ जाए। ठीक है, तो 250 और 750 के बीच डिफरेंस देखेंगे तो 500 आता है ना। 750 माइनस 250 इज इक्वल टू 500, है ना, 500 आता है। तो 10 डिवीजन के लिए हर एक डिवीजन कितने का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। तो 50, फिर 300, फिर 350, फिर 400, फिर 450, फिर 500, फिर 550, फिर 600, फिर 650, फिर 700 और फिर यहाँ पे 750। अब देखो डिवीजन कितने हुए,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, मतलब ये जो है 500 को हमने 10 डिवीजन में बांट दिया दो गैप्स में, तो हमारा टोटल जो है पूरे ग्राफ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्केलिंग सेट करते हैं जिससे कि पूरे ग्राफ में पॉइंट आ जाए। अब हमें जो पहला पॉइंट करना है, 5 लीटर जब उसे पेट्रोल भरा तो उसकी कॉस्ट थी 250। तो 5 लीटर पेट्रोल, देखो 5 लीटर पेट्रोल की लाइन ये है, 5 लीटर पेट्रोल की लाइन ये है, और 250 की लाइन जो है ये है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, जो ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है 8 लीटर में 400। अब 8 लीटर किस में आएगा, 8 लीटर पेट्रोल ये है और 400 का लाइन ये है। ठीक है, 8 लीटर में 400, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम जो है इस दोनों को मीट कर देंगे, ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी कि 5 लीटर से 8 लीटर जब उसने भराया तो हमारी जो कॉस्ट जो है बढ़ी है। ठीक है, अब फिर देखते हैं क्या कहते हैं इसको, अगला वो क्या था, 10 लीटर में 500। अब 10 लीटर की लाइन ये है, 10 लीटर में जो पेट्रोल की, और 500 की लाइन ये है। कहाँ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम जोड़ते हैं पॉइंट को, 10 लीटर की पॉइंट 500, इसका मतलब जो और पेट्रोल ज़्यादा बढ़ाया तो उसकी हमारी कॉस्ट बढ़ी है 500। अब जो चौथा पॉइंट है उसने बढ़ाया 15 लीटर में 750। ठीक है, अब 15 लीटर कहाँ पे, ये 15 लीटर की लाइन ये है, 15 लीटर की लाइन ये देखो, 15 लीटर की लाइन, और 750 की लाइन टॉप वाली है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे जाके मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके मीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने इसको भी जोड़ दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये .1, .2, .3 और .4, ये हमारा ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ। ठीक है, एज द नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल वी इंक्रीज द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज द ग्राफ एज पर दिस टेबल। ठीक है, जो टेबल में को दे रखी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बन गया, हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे हमने ग्राफ बनाया। तो अब चलते हैं, देखो इसमें भी ऐसे ही करा है हमने 15 लीटर्स, और इसमें थोड़ा स्केलिंग इसकी थोड़ी डिफरेंट कर दी है। हर डिवीजन में 100 लीटर्स ले लिया, लेकिन आपको उस तरह से कोशिश करनी है, वैसे लेना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या है, द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल विद वायरल फीवर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आर। अब जैसे 6 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे और 14 बजे, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक, 14 बजे मतलब 12 + 2 14 हो गया ना, दिन के 2 बजे तक का जो पेशेंट का टेम्परेचर है इसमें वो दे रखा है भाई, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, फिर 102 था, फिर 103, फिर 104 और 100। ठीक है, तो हमको इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें टाइम के हिसाब से जो आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, फिर हमको वैसे एक्स और वाई प्लॉट करना है और ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये सिमिलरली है, एग्जाम में आपको खुद करना है। तो अगर ये एग्जाम्पल है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि ए बस इज गोइंग ऑन ए लॉन्ग जर्नी एट 4 आवर, स्टार्टिंग एट 4 आवर्स, मतलब एक बस जो है लॉन्ग जर्नी में जा रही है, मतलब लंबी जर्नी में जा रही है, और उसने स्टार्ट किया है 4 बजे। 4 बजे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसमें 4 बजे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। द स्पीड ऑफ बस इज गिवन बिलो। तो 4 बजे तो उसने स्टार्ट किया तो स्पीड थी 30 किलोमीटर, 6 बजे उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर, 8 बजे उसकी स्पीड थी, मतलब स्पीड वेरी कर रही है, टाइम के हिसाब से स्पीड वेरी कर रही है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, टाइम तो अलग अलग टाइम है और स्पीड उसके हिसाब से वेरी कर रही है। ठीक है भाई, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, कम ट्रैफिक हो गया, सुबह के टाइम कम ट्रैफिक होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, दिन के टाइम में ज़्यादा ट्रैफिक है, स्पीड कम होती है। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्पीड डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। 10 बजे फिर 12 बजे 80 किलोमीटर पर आवर है, और 2 बजे दिन के 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमको स्पीड टाइम ग्राफ जो है बनाना है, इसका इसका क्या बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो चलो बनाते हैं इसका स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमने फिर वही ओरिजिन सेलेक्ट किया, ओरिजिन में फिर हमने एक्स एक्सिस बनाया, एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर हमने इसका वाई कोऑर्डिनेट बनाया। ठीक है,
ओरिजिन में सब चीज़ें ज़ीरो ज़ीरो होती है, ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ज़ीरो ज़ीरो होते हैं। ठीक है, हमें क्या प्लॉट करना था इसमें, स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हमने ले लिया टाइम को एक्स एक्सिस में, दिस इज़ द टाइम, ये हमारा टाइम है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमने स्पीड ले ली। स्पीड स्पीड की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, और टाइम की यूनिट क्या होगी फिर, आवर। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने कैसे की थी, 4 आवर से, 4 आवर से स्टार्ट की थी, और दिन के 2 बजे तक है। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हमने जो है स्टार्ट किया 4 आवर से, हर एक डिवीजन में 2 आवर्स का मान लेते हैं, फिर 6 आवर्स, यानी देखो एक डिवीजन जो है, एक बिग डिवीजन 2 आवर्स के बराबर है, फिर 8 आवर्स, फिर 10 आवर्स, फिर 12 आवर्स, और फिर 14 आवर्स। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये हमारा 14 आवर्स। अब जो है देखें, अब स्पीड की कितनी, मिनिमम स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर, और मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको इस तरह से इसको ड्रा करना है। तो मिनिमम स्पीड इसकी कितनी है, 30 किलोमीटर, और मैक्सिमम स्पीड है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 80 - 30, कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो हम इसमें कितने डिवीजन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, है ना, 6 डिवीजन है। तो इसको भी 5 डिवीजन में करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 5 डिवीजन कर देगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर जो है एक डिवीजन मान लेंगे। तो स्टार्ट किससे किया, मिनिमम 30 से, तो 30 से स्टार्ट कर दिया। अगले वाले में कितना हो जाएगा, 40, फिर अगले वाले में कितना हो जाएगा, 50, अगले वाले में कितना हो जाएगा, 60, अगले वाले में कितना हो जाएगा, 70, इससे अगले वाले में कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका स्केल सेट कर दिया कि स्केल में जो है मिनिमम 30 से स्टार्ट है, मैक्सिमम 80 में। तो टोटल 5 डिवीजन मान लिए, और एक डिवीजन में 10 किलोमीटर के हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें, जब 4 बजे उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो 4 बजे जो स्पीड थी, ये 4 बजे की लाइन है, 30 किलोमीटर पर आवर, तो हमें ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, कितना है पॉइंट, 4 और 30, 4 बजे स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, अब इसका दूसरा है, 6 बजे स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, अब 6 बजे की ये लाइन जा रही है, और 50 की ये लाइन आ रही है। तो जब दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, तो 6 बजे की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो हमने ये जो लाइन्स है इसको जोड़ दिया, ये पॉइंट्स को जोड़ दिया, ये हमारा पहला ग्राफ लाइन बन गई। इसका मतलब जैसे हमारा टाइम बढ़ा, उसकी स्पीड बढ़ रही है, 4 से 6 बज रहे हैं, तो हमारी इसकी स्पीड बढ़ रही है, ग्राफ ये शो कर रहा है। इसके बाद जो है 8 बजे स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर। अब 8 बजे, 8 बजे जो है, 8 बजे की लाइन ये है, और 60 किलोमीटर पर आवर की लाइन ये है। ठीक है, जैसे ही 8 बजे हमें ये पॉइंट मिल गया, जैसे ही 8 बजे उसकी स्पीड और बढ़ गई, जो उसकी स्पीड, सॉरी, उसकी स्पीड 8 बजे की और बढ़ गई, 8 बजे की इसकी स्पीड हो गई, 8 बजे की इसकी स्पीड हो गई, ये ये है 8 बजे की स्पीड हो गई उसकी 60 किलोमीटर पर आवर, 8 और 60 का पॉइंट ये है। ठीक है, स्पीड उसकी और बढ़ गई, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ। अब हमने देखा कि अगला जो 10 बजे इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 10 बजे की लाइन कौन सी होगी, 10 बजे की लाइन ये है, और 45 जो है 40 और 50 के बीच में होगा, 45 की लाइन ये है। तो जैसे ही 10 बजे उसकी स्पीड क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो 10 बजे कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर, ये पॉइंट है 10 और 45 का। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया 10 और 45 का, तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से आ गया, यानी 10 बजे इसकी स्पीड घट गई। अब आगे देखते हैं, अब जैसे ही 12 बजे, 12 स्पीड की स्पीड कितनी दिखाई दे रहा है इसमें, 12 बजे स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है। 12 बजे की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
12 बजे इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो 12 बजे इसकी स्पीड है, ये 12 बजे की लाइन ये है, 12 बजे की लाइन ये है, और 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड की लाइन ये है। तो 12 बजे, जैसे ही 12 बजे उसकी स्पीड बहुत तेज़ी से ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ गई। ठीक है, तो ये 12 और 80 किलोमीटर पर आवर ये पॉइंट है ना। तो जो स्पीड है वो सीधा यहाँ से यहाँ बढ़ गई, है ना। तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो गया। ठीक है, तो 12th आवर में उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जब 14 आवर्स में उसकी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 14 की जो लाइन है वो हो गई हमारी 14 की लाइन, ये 70 किलोमीटर की लाइन ये आ गई, और 14 की लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, दैट इज 14 और 70। ठीक है, अब हमको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, तो ये 14 में उसकी स्पीड फिर से घट गई। ठीक है, 14 में 17 किलोमीटर पर। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से, ये ग्राफ हमारा, ये हमारा ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये बन गया। देखो ये इस ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हमारा ये था, आपने देखा इसमें कि क्या कहते हैं, जो टाइम जो है के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से हमने ग्राफ प्लॉट, स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था, ये हमने देखा टाइम और स्पीड का ग्राफ प्लॉट किया। तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ वीट ग्रोन बाय हीरा इन डिफरेंट ईयर्स। तो हीरा जो है कोई व्यक्ति होगा, उसने जो है डिफरेंट ईयर्स में, ईयर्स जैसे 1995, 1996, 1997, 1998, हर साल में उसने वीट ग्रोन इन क्विंटल्स, क्विंटल्स जो है केजी का यूनिट होता है, वीट का ही वेट का यूनिट होता है, 240 क्विंटल, 220 क्विंटल, 160 क्विंटल, ये सब उसने वीट ग्रो किए। ठीक है, तो हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड एक्स एक्सिस हमारा ईयर्स आ जाएगा, और वाई एक्सिस में हमारा जो है क्या कहते हैं वीट ग्रोन इन क्विंटल्स आ जाएगा। तो इसको आप खुद कीजिएगा, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो आप कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ब्रेन टीजर्स। तो ब्रेन टीजर्स में जो हमारा ब्रेन टीजर्स आ गए, तो ब्रेन टीजर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच पॉलीगन गिवन बिलो। अभी हमको पॉलीगन दे रखा है, डिफरेंट पूरी फिगर दे रखी है। फिगर में हमको क्या दे रखा है, ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है। तो हमको इनका सारों का जो है हमको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हर वर्टिसेस के। जैसे कि मान लो ये हमारा वर्टिक्स जो है सबसे पहले सी है। सी कहाँ पर है, ये हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर में सी का वर्टेक्स है। इसमें एक्स एक्सिस कितना है, एक्स आगे नहीं बढ़े 0 है, और वाई एक्सिस में कितना है, वाई कितनी दूरी पे 2, तो सी का 0 2 हमारा वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। सी के बाद हमारा आया पॉइंट पी, जो ओ है वो 0 0, ओरिजिन में कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के 0 0 होते हैं। इसके बाद हमारा सी के बाद पॉइंट आया पी, पी में कितना चले, पी के लिए ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो 2, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल मतलब 2, हमको 2 एक्स एक्सिस में चलना पड़ रहा है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसमें गलत हो गया, पी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2, और पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कितना चलना पड़ा पी के लिए 6। तो ये 2 और 6 इसका ये आया पी का, ये गलत है, पी का 2 और 6 है कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, पी के बाद हमारा पॉइंट आया बी, ये बी के लिए हमको कितना चलना पड़ा, एक्स कोऑर्डिनेट में 2 और वाई में 2, तो बी का जो हुआ है 2 2। ठीक है, बी पॉइंट के लिए एक्स एक्सिस में 2 चलना पड़ा, वाई में 2 चलना पड़ा। इसके बाद है ए के लिए वाई एक्सिस में हमको चलना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में पॉइंट लाई कर रहा है, और एक्स में 2 बना है 2 0। तो हमारे पॉइंट क्लियर हो गया, सी पी बी ए, सी हो गया, पी हो गया, बी हो गया, ए हो गया।
अब चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, एस पे। एस के लिए हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ये पॉइंट 3 पे आ रही है। एक्स एस के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट में 3, तो एस में एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई में कितना चलना पड़ेगा 8। यहाँ से लाइन खींचेंगे तो 8, तो यानी एस का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया 8। ठीक है, एस के बाद आता है हमारा क्यू। क्यू के लिए हम लाइन वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो नीचे आती है 4 पे। ठीक है, यानी क्यू पॉइंट के लिए वो एक्स कोऑर्डिनेट में 4 चलना पड़ेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्यू के लिए कितना चलना पड़ेगा 6, है ना। वाई क्यू पॉइंट के लिए वाई के लिए में कितना चलना पड़ेगा 6, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 6। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और क्यू पॉइंट के लिए एक्स पे कितना चलना पड़ेगा 4, तो एफ सी सा उसको हो गया 4, तो 4 और 6 हो गया। ठीक है, क्यू पॉइंट के लिए। इसके बाद पॉइंट आया आर। आर के लिए हमको एक्स की तरफ कितना चलना पड़ेगा 5, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5 और वाई के तरफ कितना चलना पड़ेगा 8, उतना ही 8 जितना एक्स के लिए चलना पड़ा, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका हो गया 8, तो एफ सी सा हो गया इसका 5 और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट हो गया 8, तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है 5 और 8 इसका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट के 5 और 8। ऑर्डर्ड पेयर जो है पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं। अब आगे हमारा पॉइंट अगला एल। अब एल के लिए हमको एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा 5, है ना, ये वर्टिकल लाइन है 5 की, और वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा 4, ये 4 से मैच कर देना एल, तो एल का जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 5, वाई हो गया 4, तो इसका ऑर्डिनेट पेयर हो गया 5 4, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एन जो है, एन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट में कितना चलना पड़ेगा 5 और वाई में चलना ही नहीं पड़ेगा, तो 5 और 0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 और 0। कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ये पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में दो चीज़ें चाहिए होती है। ठीक है, और इसको ही ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, दोनों को मिलाकर ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को लोकेट करने के लिए ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, शायद हमने पहले भी थ्योरी में बताया था। इसके बाद पॉइंट एम रह गया हमारा। पॉइंट का एम को लोकेट करने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में कार्टेशियन प्लेन में है, तो एक्स में चलना पड़ेगा 8, ये हमारी 8 की लाइन आ गई, पूरी 8 की लाइन है। और वाई में कहाँ चलना पड़ेगा 2, जहाँ पे 8 और 2 इंटरसेक्ट करेगा हमको पॉइंट एम मिल जाएगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 8, वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया एम। तो इस तरीके से हमारा पॉइंट एम भी लोकेट हो गया। तो हमने सारे पॉइंट्स जो है इसमें लोकेट कर दिए। ठीक है, शायद आपको समझ में आ गया होगा पूरा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये कहता है ब्रेन टीजर का, द रन स्कोर्ड बाय इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन टीम इन फर्स्ट 10 ओवर्स आर गिवन बिलो। भाई ओवर नंबर 1, ओवर नंबर 2 ऐसे करके 10 ओवर दे रखे हैं, और रन स्कोर्ड बाय इंडिया, रन स्कोर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट ओवर में 3 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन बनाए। सेकंड ओवर में इंडिया ने 4 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 6 रन बनाए। थर्ड ओवर में इंडिया ने 6 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 8 रन बनाए। फोर्थ ओवर में इंडिया ने 5 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 9 रन बनाए। तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, शोइंग द डाटा बाकी के ग्राफ ऑफ द सेम एक्सिस। तो सेम एक्सिस में तो देखो एक्स एक्सिस में हमने बना दिए क्या ओवर्स, और वाई एक्सिस में हमने बना दिए रन्स। अब रन्स किस किस के, इंडिया के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी। तो एक लाइन बने, ये जो लाइन है इस कलर की लाइन, ये इंडिया की हो गई, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया कलर की लाइन हो गई। तो फर्स्ट ओवर में, ये फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवर में इंडिया के रन थे 3, इंडिया की लाइन ये है, ये पॉइंट है, और ऑस्ट्रेलिया के रन थे 5, ये हमें पॉइंट मिल गया फर्स्ट ओवर में। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ये है। अब जो सेकंड ओवर में इंडिया के रन थे 4, ये सेकंड का, इंडिया का रन थे 4 और ऑस्ट्रेलिया के रन थे 6, तो अब इस पॉइंट को इसमें मीट कर, इस पॉइंट को इसमें जोड़ दिया। ठीक है, इंडिया कैसे है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका मतलब इंडिया जो है इन दोनों के सेकंड ओवर में रन तो इंक्रीज हुए, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का रन से इंडिया के रन से ज़्यादा है। हमें ये पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के रन इंडिया के रन से ओवर वाइज ज़्यादा चल रहे हैं। फिर इसके बाद थर्ड ओवर में जो इंडिया ने रन स्कोर किए 6 थर्ड ओवर में, और ऑस्ट्रेलिया ने रन किए 8, तो थर्ड ओवर में रन तो इंक्रीज हुए हैं ओवर के हिसाब से इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया हमारे से ऊपर है रन स्कोरिंग के उसमें। ठीक है, वाई एक्सिस में रन है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दोनों के। अच्छा, इसके बाद जो है फोर्थ ओवर हो गया, फिफ्थ ओवर में तो इस तरह से हमने प्लॉट किया। अब देखो जैसे सिक्स्थ ओवर में इंडिया का रन है 8,
और ऑस्ट्रेलिया के रन है 12, तो ये 6th ओवर है। इंडिया के रन है 8 और ऑस्ट्रेलिया के रन है 12। ठीक है, तो ये हमें ऐसे करके लाइन को मिल जाते गए था। अब जो है 7th ओवर में इंडिया के रन बढ़ गए, 10 हो गए। 7th ओवर में इंडिया के रन बढ़ गए, इंडिया के रन बढ़ रहे 10, और ऑस्ट्रेलिया के रन कितने हो गए 4। तो 12 के बाद सीधा ये 4 में आ गया, 7th ओवर में आ गया। तो उस समय ओवर में ऑस्ट्रेलिया वाला नीचे आ गया, इंडिया वाले ऊपर चल रहे हैं। तो हमने जितने भी ओवर में इसके हमने लाइन, फिर इसके बाद 8th ओवर में इंडिया के रन है 5 और ऑस्ट्रेलिया के 6। 8th ओवर में 8th ओवर ये है, इंडिया के रन है 5, एक 10 के बाद सीधा 5 में आया, है ना, 10 के बाद 5 में, ऑस्ट्रेलिया के रन है 4 के बाद 6 में, 4 के बाद 6 में, और ये फिर से रन ऑस्ट्रेलिया के बढ़ गए। फिर 11th 8th ओवर में 9th ओवर में इंडिया का रन है 6, ऑस्ट्रेलिया का रन है 8, तो 6 के बाद 8 में चला गया, 5 से 6 में चला गया। अब फिर 10th ओवर में ऑस्ट्रेलिया का रन है 4, इंडिया का रन है 4, ऑस्ट्रेलिया का रन 8 के 8 ही रहे, 8 के 8 हो गए और इसके 4 हो गए। तो इस तरीके से हमने जो है ये पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर दिया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रन का, तो हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है जी, तो इसमें हमने एक्स एक्सिस में ओवर्स लिए हैं, वाई एक्सिस में रन्स लिए जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, और रन्स के हिसाब से ये ग्राफ जो है हमने बनाए हैं। हमको उसमें पता चल रहा है कि मोस्टली ऑस्ट्रेलिया ने जो है 1st से लेकर 6th ओवर तक डोमिनेट किया है रन्स के मामले में, और फिर इसके बाद 7th ओवर में इंडिया ने रन बहुत ज़्यादा बना दिए, सीधा 10 बना दिए। ऑस्ट्रेलिया के 7th ओवर में रन काफ़ी कम थे, 4। अब फिर ऑस्ट्रेलिया फिर से धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है, इंडिया डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। तो ग्राफ से हमें ये पता चल गया है पूरा कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। ऐसे तो हमें पता नहीं चला, देखो टेबल फॉर्म में पता नहीं चल रहा हमको कि क्या ऑस्ट्रेलिया बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है कि इंडिया ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड में, हर ओवर के साथ जो है रन इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इंडिया के रन कम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, और एकदम से जो 6ठे ओवर में ऑस्ट्रेलिया एकदम गिरा है, इस ग्राफ से हमें पता नहीं चल रहा, मतलब इस टेबल से हमें पता नहीं चल रहा है। इस टेबल के हमको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, जबकि ग्राफ से हमें एकदम पिक्टोरियली एकदम सीधा दिख जा रहा है। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, इससे हमको याद भी रहता है, हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया के देखें लाइन ऊपर थी तो ऑस्ट्रेलिया जो है ज़्यादा तेज़ी से बना रहा था, है ना। तो ग्राफ्स आर बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है, इन द पिक्टोरियल फॉर्म। तो अब चले अगली स्लाइड की तरफ। तो इस यू मस्ट नो, ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन टीजर्स के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो हमने जो इस लेसन में क्या क्या पढ़ा अब तक रिवाइज कर लेते हैं। ए ग्राफ इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा कलेक्ट, जैसे हमने अभी बताया था ग्राफ जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा कलेक्टेड का। जो लीनियर ग्राफ है वो डिस्प्ले करता है डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने देखा था ना कि दिन के डिफरेंट घंटों में कैसे कैसे आदमी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, या कैसे कैसे जो है देश के हिसाब से जो है हमारा जो है रेनफॉल चेंज हो रही है। तो लीनियर ग्राफ जो है, जो हम सारे लीनियर ग्राफ बनाए हमने, है ना, लीनियर ग्राफ बनाए थे सारे, तो कैसे कैसे क्या चीज़ वेरी कर रही है, और एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और ये डिपेंडेंट वेरिएबल था, है ना। तो लीनियर ग्राफ ये शो करता है द पॉइंट्स एट विच द टू पर्टिकुलर एक्सिस मीट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन। जो एक्सिस होता है, एक्सिस कौन से, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0। यहाँ पे दोनों 0 0 होते हैं। फॉर फिक्सिंग ए पॉइंट ऑन द ग्राफ वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट हमको फिक्स करना है तो इसके लिए हमको इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, क्योंकि एक्स ही कोऑर्डिनेट होगा तो ये पॉइंट तो एक्स कोऑर्डिनेट में कहीं भी हो सकता है, और वाई होगा तो वाई में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जब एक्स और वाई मिल जाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे लाइन्स, वही हमको पॉइंट का लोकेट कर देगा। तो पॉइंट को फिक्स करने के लिए आपको दोनों चीज़ चाहिए होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिस्सा और वाई कोऑर्डिनेट को कहते हैं ऑर्डिनेट, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो थ्रू ग्राफ। तो हमने ये भी पढ़ा था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ग्राफ से शो करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हर समय इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे समय इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फॉर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, क्लास 8 DAV स्कूल। We have covered all the theory, worksheets and brain teasers. Thanks for watching. If you liked the video, kindly like, comment, share and subscribe. Bye.